नमस्कार, बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। शाम के 7 बज गए हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। विधायकों और पार्षदों पर जो आज अरविंद केजरीवाल जो उनकी मुलाकात हुई, उसी खबर से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जरा बता दें 3 बड़ी खबरें जिन पर आज हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहली खबर दिल्ली से ही होगी। अरविंद केजरीवाल विधायकों से मिले, अपने एमएलए से मिले और उसके बाद मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए और जमकर गरजे। फिर बात करेंगे प्रयागराज की, जहां पर फिर से एक बार बुलडोजर चला। उमेश पाल हत्याकांड में एक्शन दिखाई पड़ा। अब बुलडोजर से ही क्या न्याय मिलेगा, इस पर भी सवाल उठाएंगे। और फिर बात करेंगे बढ़ी हुई एलपीजी यानी कि गैस के सिलेंडरों की जो कीमतें बढ़ी हैं उनकी। जब विपक्ष में थी भारतीय जनता पार्टी तब तो जबरदस्त प्रदर्शन होते थे। अब जनता की आवाज सुनने वाला कोई नहीं। लेकिन जो सवाल है वो अभी के विपक्ष से भी है। उन्हें तो याद होगा बीजेपी कैसे उनकी सरकार के समय सड़कों पर उतरती थी। क्या ट्वीट करने से ही लोगों का दर्द साझा हो जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधायकों और पार्षदों की मीटिंग के बाद मीडिया के सामने आए और बीजेपी और उसके साथ साथ एजेंसीज पर जमकर बरसे। कहा हमारे अच्छे कामों को रोकने के लिए पूरी कवायद है। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने अच्छे काम किए थे, इस वजह से उनको पकड़ लिया गया। अगर वो बीजेपी में चले जाएं तो उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं करेगा। यह पहली बार है इस्तीफे के बाद जब अरविंद केजरीवाल जनता के सामने आए और उन्होंने अपनी बात रखी। सुनवाते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि एजुकेशन और हेल्थ में हमारा सबसे अच्छा काम हुआ और एजुकेशन मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर को अंदर कर दिया गया। तो शराब नीति तो बहाना है, काम रोकना इनका असली मकसद है। आज अगर मनीष सिसोदिया जी बीजेपी ज्वाइन कर लें तो क्या वो कल उनकी रिहाई नहीं हो जाएगी? छूट जाएंगे, वो कल ही छूट जाएंगे, वो सारे मुकदमे सारे खत्म। आज अगर सत्येंद्र जैन बीजेपी ज्वाइन कर ले तो सारे मुकदमे खत्म, कल वो जेल से बाहर आ जाएंगे। तो भ्रष्टाचार तो मुद्दा है ही नहीं, उनका मुद्दा तो काम रोकना है। और विपक्ष के जितने लोग हैं उन लोगों के ऊपर सीबीआई और ईडी भेज के उनको परेशान करना है। जनता में भारी रोष है, जनता में इतना ज्यादा रोष है। जनता कह रही है ये कर क्या रहे हैं बीजेपी वाले। मतलब जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाल देते हैं, जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाल देते हैं। जनता में बहुत ज्यादा रोष है। आम आदमी पार्टी को ये रोकना चाहते हैं। जब से हम पंजाब जीते हैं इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, इन लोगों को, बीजेपी वालों को, आम आदमी पार्टी आंधी है, आंधी। अब ये किसी के रोके रुकने वाली नहीं है। नो वन कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम एंड आम आदमी पार्टीज टाइम हैज कम। आम आदमी पार्टी का समय आ गया है, उसे कोई रोक नहीं सकता। शरद, पहली बार इतने बड़ी क्राइसिस के बाद, इतने बड़े झटके के बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए। एक बार लगा कि फिर से अपने आक्रामक तेवर लेकर, जैसे पहले होता था, बीजेपी के ऊपर उन्होंने जबरदस्त हमला भी किया। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जो कमी है वो खलेगी जरूर। इसमें तो कोई शक ही नहीं अंकित के मनीष सिसोदिया की, सत्येंद्र जैन की कमी खलेगी। खासतौर से मनीष सिसोदिया जब इतने मंत्रालय संभाल रहे हैं, इतने खास है अरविंद केजरीवाल के, और शुरू से ही जब से आंदोलन भी किया करते थे तब से साथ हैं, तो कमी तो खलेगी। लेकिन आप एक और चीज़ देखिए, आज किस तरह से, एक तो अरविंद केजरीवाल का आज आना इसलिए भी ज़रूरी था कि जो पार्टी का काडर है, जो पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं, पार्षद हैं, जितने भी पार्टी जुड़े लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको मैसेज देना था कि अब आगे क्या करना है। तो इसीलिए भी ये जो बैठक है ये की गई है। प्रधानमंत्री ने जेल में डाला ये तो कहा गया, लेकिन नरेंद्र मोदी नाम नहीं लिया गया। ये बहुत सोच समझ के इसमें किया गया है। बीजेपी का जरूर नाम लिया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जेल में डाला ये कहा है, नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया। साथ में इन्होंने ये भी कहा, मैंने उनसे पूछा कि क्या डिप्टी सीएम आपकी सरकार में होंगे, क्योंकि अब मनीष सिसोदिया नहीं है,
तो उस पर उन्होंने कहा कि अभी आगे देखेंगे जैसे जरूरत पड़ेगी। तो डिप्टी सीएम वाली बात अभी ऐसा लग रहा है शायद अभी मनीष सिसोदिया का रोल जो है वो शायद कोई अभी ले नहीं सकता, इस वजह से डिप्टी सीएम भी अभी नहीं बनेगा। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि मनीष सिसोदिया केवल मंत्रालय नहीं संभाल रहे थे, कोई विभाग नहीं संभाल रहे थे, बल्कि वो अरविंद केजरीवाल का विश्वास भी संभाल रहे थे और पार्टी और सरकार दोनों वो संभालते थे। जब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर दिल्ली में नहीं होते थे या जहाँ अरविंद केजरीवाल नहीं जा सकते वहाँ पर मनीष सिसोदिया जाते थे। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली में छोड़कर कि आप दिल्ली संभालिए, जैसे एमसीडी इलेक्शन संभालने के लिए थे और खुद अरविंद केजरीवाल गुजरात चले गए थे, तो ये भी देखा गया। लेकिन इन सब के बाद सच यही है कि मनीष सिसोदिया अभी नहीं है, सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया हुआ है, तो गाड़ी तो आगे चलानी ही है। तो इसीलिए जो है ये मैसेज देने की कोशिश की है कि काम नहीं रुकेगा, सरकार जो है वो नहीं रुकेगी और नए मंत्री का जो ऐलान है वो भी औपचारिक रूप से कर दिया गया है। अब बस टेक्निकल चीज रह गई है, 2 नए मंत्री सरकार के अंदर आ जाएंगे, लेकिन फिर कहेंगे कि मनीष सिसोदिया जिस तरह संभालते थे उस लेवल पे आने में अभी शायद बहुत समय लग जाएगा। और शरद, आप एक बड़ी जरूरी बात कह रहे थे कि डिप्टी सीएम वाला जो आपने सवाल पूछा उस पर उन्होंने कोई सीधा जवाब इसलिए भी शायद नहीं दिया क्योंकि डिप्टी सीएम अगर किसी को बना देते हैं तो उसको सीधे मनीष सिसोदिया के बराबर लाके खड़े कर देते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल ये भी मैसेज देना चाहेंगे कि मनीष सिसोदिया जो उनके नंबर 2 के तौर पर देखे जाते थे उसकी जगह अभी फिलहाल कोई और ले सकता है? इसके राजनीतिक मायने भी बहुत होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शरद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रयागराज की, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड के मामले में पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। आज प्रशासन ने अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चलाया। आरोप के मुताबिक प्रयागराज के चकिया स्थित इस मकान को, जो 2 मंजिला मकान था, उसको ढहा दिया गया। कहा जा रहा है कि इसी में उमेश पाल जो हत्याकांड है उसमें जो शूटर थे वो यहीं रुके थे। घर खाली कराने के दौरान हथियार, बंदूकें और तलवार भी पुलिस के हाथ लगी हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अतीक अहमद अपनी सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अतीक अहमद ने फर्जी एनकाउंटर की आशंका जताई है। अतीक अहमद ने यह भी कहा है कि उनको कुछ मंत्री जो हैं और बीजेपी के लोग ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे उनको ऐसा लगता है कि उनकी फर्जी एनकाउंटर हो सकती है और उनको सेंट्रल फोर्सेस की सुरक्षा में ही कहीं लेके जाया जाए। आपको याद होगा अब से कुछ दिन पहले जो विधानसभा थी उत्तर प्रदेश की, वहां पर बड़ी तीखी बहस चल रही थी। बहस चल रही थी अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में। तब अतीक अहमद का नाम भी आया था और योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। जरा सुनवाते हैं आपको। अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ। वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वो कहती है इसे हाउस में कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या सच नहीं का? पूरा प्रदेश इस बात को जानता है। जिस माफिया ने कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। तो जैसा हमने बताया था आपको कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी से बड़ा धमकिया के सुर में बात कर रहे हैं कि गाड़ी पलटा देंगे और अतीक अहमद को बच के रहना चाहिए। उसी में एक नाम आता है सुब्रत पाठक का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और कन्नौज से भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, यानी कि सांसद हैं। इन्होंने डिंपल यादव को 2019 के चुनाव में हराया था। हमने आज थोड़ी देर पहले उनसे बात की और इस बारे में उनसे सवाल किया। हमने जब ये पूछा कि आपने बयान जो दिया है, क्या आप धमकी दे रहे हैं, फर्जी एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, तो उस पर उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। नहीं, देखो कोई एनकाउंटर फेक नहीं होता है। जो अपराधी, जो माफिया
जो लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, सताते हैं, आतंकित करते हैं, हत्या करते हैं, वो कभी सोचते हैं कि हम जिसकी हत्या कर रहे हैं उसके मरने के बाद उसकी माँ कैसे बिलखेगी, बूढ़ी माँ उसकी? वो सोचता है कभी कि उसके पत्नी का क्या दर्द होगा, उसके बच्चों को क्या दर्द होगा, उनके बच्चों का क्या भविष्य होगा? कभी नहीं सोचता है। केवल अपने स्वार्थ को लेकर, अपने आतंक का साम्राज्य को स्थापित करने के लिए वो लोगों की हत्या करता है। तो जब वो हत्या करता है, यदि उसकी भी जब कहीं ना कहीं यदि एनकाउंटर में हत्या होती है, तो इसमें बुराई क्या है? जब हमने उनसे पूछा कि गाड़ी पलटाकर न्याय जो है वो न्याय संगत तो है नहीं, लेकिन ये किस तरह का न्याय है? क्या देश में कानून संविधान से चलेगा या इस तरह की धमकियों से और पुलिस राज से? उस पर क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। नहीं, देखिए, आप एक बात देखिए कि जो कुछ भी होता है कानून के दायरे में होता है। और यदि कोई गाड़ी पलटती है तो वो जब भागने की चेष्टा करता है, जब वो वैसे विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो कुल मिलाकर उसकी बुद्धि फिर जाती है, वो भागने का चेष्टा करता है, तो भागने की चेष्टा में गुत्थम गुत्था होता है। उस गुत्थम गुत्था में ड्राइवर के आपादापी में गाड़ी पलट जाती है, और गाड़ी पलट जाती है, जब वो भागता है तो फिर पुलिस क्या करती है? मजबूरी में जब वो पुलिस के ऊपर हमला करता है तो पुलिस को उस हमले का जवाब देना होता है, तो पुलिस से तो कोई नहीं जीत सकता। तो कुल मिलाकर मेरा तो कहने का सिर्फ यही तात्पर्य है कि कम से कम यह आतंकी अपराधी जिन्होंने आतंक का राज कायम किया, आतंक लोगों को आतंकित करके अपना एक साम्राज्य स्थापित किया, अरबों खरबों की संपत्ति बनाई, सत्ता का संरक्षण पाया, और आज ऐसे अपराधी यदि उनको डर लगने लगा है, तो यही तो डर हम लोग चाहते हैं कि डर उनके अंदर हो। तो ऐसा डर बैठाना चाहते हैं। हमने पूछा कि आप कई सारे ऐसे अपराधी हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी लगता है कि उन तक उनका ना तो गोली पहुंचती ना बुलडोजर पहुंचता। धनंजय सिंह के बारे में हमने बात की, जिनके ऊपर कई सारे मुकदमे हैं। वो चुनाव से पहले क्रिकेट खेलते हैं जब पुलिस उनको ढूंढ रही होती है। तो क्या एक धर्म विशेष के अपराधियों पर ही पुलिस का बल चल रहा है? देखो, आप एक बात, अगर आप इस तरीके की बात करोगे तो फिर आप ये बताओ कि विकास दुबे का कोई क्रिश्चियन था क्या? विकास दुबे किस धर्म का था? विकास दुबे भी तो इसी धर्म का था। देखो, हम लोगों ने कभी अपराध को अपराधी की नजर से देखा है? अपराध को हम लोगों ने जाति की नजर से कभी नहीं देखा। अपराधी अपराधी है, और चाहे जिस जाति का हो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। रही बात धनंजय की, तो धनंजय को भारतीय जनता पार्टी से कोई जुड़ाव नहीं है, और धनंजय सिंह ने आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई गलत कृत्य नहीं किया है। यदि धनंजय सिंह करेगा तो धनंजय सिंह को भी उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो इसलिए इस बात को कहना कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी या उनके ऊपर, जिनके ऊपर जो कोई भी यदि इस प्रकार के कोई मुकदमे हैं भी, तो मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं। मुकदमा तो समाजवादी पार्टी ने मेरे ऊपर भी लिखा दिया था, क्योंकि मैं उनकी पत्नी के खिलाफ चुनाव लड़ गया था। कितने गंभीर मुकदमे थे, 120 बी और 395 और क्या नाम, ताजिया के चंदा की लूट, और पता नहीं कौन कौन से मुकदमे लगाए थे। एक भी मुकदमा मैंने वापस नहीं लिया सरकार से। सारे के सारे मुकदमे मेरे कोर्ट के ट्रायल में खत्म हुए। गैंगस्टर जैसा मुकदमा जिसमें कोर्ट ने टिप्पणी तक की कि मेरे ऊपर सारे मुकदमे फर्जी किए गए, इसलिए कि मैं समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। तो ये देखिए, ये सब नहीं होता। अब अखिलेश जी कल बयान दे रहे थे कि योगी जी के ऊपर, अब योगी जी के ऊपर किसने मुकदमे लिखा है? योगी जी के ऊपर समाजवादी पार्टी की सरकार में फर्जी मुकदमे लिखाए गए। अब उन्होंने तंज कसा कि मैं योगी जी ने मुकदमे ना वापस किए होते तो मेरे ऊपर किस प्रकार की बात होती। तो जबकि अखिलेश जी को यह समझना चाहिए, पता नहीं मीडिया कहां खोई हुई है। मीडिया को लिखना चाहिए कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री के सामने एक भ्रष्ट पूर्व मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, जिसके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। पर अब सवाल यह भी होता है कि क्या न्याय गाड़ी पलटाकर और बुलडोजर से ही मिलेगा? हमारे सहयोगी जो हैं सौरभ शुक्ला, उन्होंने ये जानकारी भेजी है, क्योंकि जफर अहमद जो है जिसके घर पर आज बुलडोजर चला, उसका अतीक अहमद से कनेक्शन क्या है? क्योंकि एक बात जरूर सामने आ रही है कि जफर अहमद कम से कम किसी एफआईआर में तो है नहीं, इस मुकदमे की भी, इस केस की भी एफआईआर में नहीं है, तो उसका घर क्यों तोड़ा गया? थोड़ी ज्यादा जानकारी के लिए इस रिपोर्ट को देखते हैं। कौन है जफर अहमद जिसके घर पर प्रयागराज प्रशासन बुलडोजर चला रहा है? जफर अहमद माफिया डॉन अतीक अहमद का बेहद करीबी है। उसे अतीक अहमद का दायां हाथ भी कहा जाता है। इसके अलावा जफर अहमद के खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज हैं, इसमें लूटपाट से लेकर के धमकाने की धाराओं के तहत भी मुकदमा दर्ज है। आपको बताएं, 2021 से जफर अहमद के जिस घर पर बुलडोजर चल रहा है, उसी घर पर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके बच्चे रह रहे थे। 2021 से वहीं पर उन्होंने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ है, जिसमें राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को दिन दहाड़े गोली मार दी गई, उसके दोनों सुरक्षा कर्मियों को गोली मार दी गई। इस पूरे हत्याकांड में जफर अहमद के घर पर ही प्लानिंग हुई थी।
शूटआउट को अंजाम देने के बाद शूटर जफर अहमद के घर पर ही आके रुके थे। जफर अहमद के पास काफी पैसा भी बताया जाता है। इसके अलावा जफर अहमद शाइस्ता परवीन के रिश्ते में भी आता है और जफर अहमद पर यह भी आरोप है कि वो अतीक अहमद को फंडिंग कर रहा था। अतीक अहमद का घर जब बुलडोजर से रौंद दिया गया 2020 और 2021 में, तब शाइस्ता परवीन अपने बच्चों के साथ यहीं रहने लग गई। जफर अहमद इस पूरे हत्याकांड की प्लानिंग में भी शामिल था। उसकी आंखों के सामने ही सारी प्लानिंग हुई। इस वक्त जफर अहमद फरार चल रहा है और प्रयागराज प्रशासन का कहना है कि जफर अहमद के घर का नक्शा नहीं पास था, इसलिए उसके घर को बुलडोजर से ढाया जा रहा है। जफर अहमद खुद इस घर पे नहीं रहता था। इस घर में अतीक अहमद का पूरा परिवार रह रहा था। नई दिल्ली से इजो जोसेफ के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन जाने से पहले आपको यह भी याद दिला दें, इस बुलडोजर जस्टिस पर कई सवाल उठ चुके हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले बिहार में एक जज ने कहा था कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, यहां बिना पूछे बुलडोजर किसी के ऊपर भी नहीं चला सकते, किसी का घर नहीं तोड़ सकते। पर क्या यही एक तरीका रह गया है? क्योंकि बाद में किसी भी अपराधी को किसी को भी अपराधी कहकर उसके ऊपर यह कह के कि इनका घर जो है वो इल्लीगल है, उसे तोड़ दिया जाए, क्या यही न्याय संगत तरीका है? इस पर सोचना जरूर होगा। छोटा सा ब्रेक के बाद बात करेंगे एलपीजी के बढ़े हुए दामों की। चलिए अब बात करते हैं होली से पहले रंग में जो भंग का काम कर रहे हैं बढ़ी हुई कीमतें एलपीजी सिलेंडर की, यानी कि जो गैस आपके घर में आती है उसकी जो महंगाई है वो बढ़ गई है और आम आदमी पार्टी के लिए झटका हो गया है। घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें एक बार फिर बढ़ी हैं। लोगों के ऊपर लगातार बोझ जो है वो फिर से बढ़ा है। त्योहार करीब है और गैस सिलेंडर की महंगाई यकीनन लोगों को काफी परेशान कर रही है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कितनी कीमतें बढ़ी हैं, क्या पूरा ये खेल हुआ है। तो जो 14.2 किलोग्राम का घरेलू गैस सिलेंडर होता है, जो लाल वाला सिलेंडर आपके घर में आता है, उसकी कीमतें 50 रुपए बढ़ गई हैं। और जो 19 किलोग्राम का यानी कि नीला वाला जो कमर्शियल सिलेंडर जो होता है, उसकी जो अगर कीमत की मैं बात करूं तो वो 350 रुपए 50 पैसे उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो यहां पर आपका घरेलू सिलेंडर अब 1103 रुपए का यानी कि 1103 रुपए का मिलेगा। वहीं जो रेस्टोरेंट्स हैं और जो बाकी कमर्शियल सेंटर जो यूज करते हैं सिलेंडर, वो अब 2119 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। यानी कि अगर आप बाहर भी खाना पीना जाएंगे तो उसका जो दाम बढ़ा हुआ है वो भी आपकी जेब पर आएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 2017 से 6 जुलाई 2022 के बीच में 58 बार कीमतें बढ़ी हैं और जुलाई से लेकर अब तक 2 बार और इसमें जोड़ लीजिए जो कीमतें हैं उसमें बदलाव किया गया है। हमारे सहयोगी जो हैं वो थोड़ा वेदांत बाहर निकले और उन्होंने लोगों से समझने की कोशिश की कि उनकी जेब पर इसका कितना बड़ा असर पड़ने वाला है। कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी आपकी कितनी इनकम है, कितना महीने का कितना कमा लेते हो, कितना बचा पाते हो, कितना जाता है गैस और राशन इन सब में, इसका थोड़ा बताइए। हाजरा हो रहा है, हाजरा कर रहे हैं, हाजरा में डेली के कमाते हैं खाते हैं। हाँ, हो गया। हाँ, बचता नहीं है, बचता नहीं है कुछ। नहीं बचता है। तो रह गया बात, नई गैस में उठाएंगे तो क्या करें, चूल्हा छोड़ कर खुरी पर खाना बनाना पड़ेगा। वैसे करना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। सरकार से यही प्रार्थना करेंगे कि थोड़ा बहुत कमती हम लोग का गरीब को देखना चाहिए, यही और प्रार्थना। और क्या करेंगे सब। हम लोग घर में 5 परिवार है, हम लोग डेली के काम करते हैं, वो काम करके खाते हैं। उसमें भी रेट उठ जाएंगे, सरकार उठा देंगे तो कैसे कहाँ से खाएगा हम लोग। इसीलिए सरकार से गुजारिश है। फिर भी आपको सिलेंडर तो लेना ही पड़ेगा कि भाई अब सिलेंडर लेना तो बंद नहीं कर सकते। मजबूरी नहीं रहेगा, पैसा तो क्या करेंगे, इतना उठाएंगे तो कहाँ से लेगा। इसलिए तो क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे, वो चूल्हा पर खुरी जला के खाना बनाना पड़ेगा। तो ये जो आम आदमी है वो अपनी परेशानी सुना रहा था। कांग्रेस ने आज इसका विरोध किया ट्वीट पर। आपको ट्वीट दिखाता हूं कांग्रेस पार्टी का। उसमें उन्होंने स्मृति ईरानी की फोटो लगाई हुई थी। ये जूनियर मिनिस्टर स्मृति ईरानी जो हैं उनकी तस्वीर लगाकर अपना विरोध कर रहे थे, ये कहते हुए कि देखिए जब
बीजेपी विपक्ष में थी तो कैसे कैसे हाय हाय करती थी, और अब सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं तो बीजेपी कुछ कह नहीं रही है। बात बिल्कुल सच है। जब यूपीए की सरकार थी तो कम से कम प्राइसेस बढ़ने पर, कीमतें बढ़ने पर विपक्ष सड़कों पर उतरता था, लेकिन कांग्रेस को इसी ट्वीट से कुछ सबक भी लेना चाहिए। राजनीति जो है, अगर वो ट्वीट के जरिए ही चल पाती तो शायद हर पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ ट्वीट से ही सत्ता हासिल हो जाती। अब जब कीमतें इतनी बढ़ रही हैं तो विपक्ष कहां गायब है, और क्या ट्वीट से ही अपना सारा रोष जता लेगा, यह एक बड़ा मुद्दा है। विपक्ष को भी समझना होगा कि जनता के बीच में उतरकर उनके मुद्दे उठाने वहीं से पड़ेंगे, ट्विटर से शायद बात बनेगी नहीं। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।